क्राइम की कहानियों को सुनाते हुए आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे ज़्यादा घूमी हुई कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी। और इसमें एक फिल्मों में काम करने वाला कॉमेडियन भी है, प्लास्टिक सर्जरी कराने वाला कातिल भी है, पुलिस के चंगुल से बार बार छूट जाने वाला एक ऐसा अपराधी जिसकी मोडस ऑपरेंडी ही ऐसी थी कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है 1998 से, जब इंडियन एयरलाइंस में काम करने वाले अरुण दास का कत्ल हो जाता है। अरुण दास का कत्ल होने के बाद उनका कातिल पकड़ा जाता है। कातिल का नाम है विजय पलांडे। विजय पलांडे को सजा दी जाती है उम्र कैद की और 1998 में उसे कोल्हापुर जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि कन्विक्ट कर दिया गया है इसलिए उसके पास बेल का प्रावधान है। कुछ 9 महीने ही बीते थे उसको पुलिस की कैद में कि वो एक चिट्ठी लिखता है, मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है और ये कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ दिनों का पैरोल दिया जाए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। इंसानियत के नाते उसे पैरोल दे दिया जाता है, लेकिन पैरोल मिलते ही वो फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद वो सीधे अपना एक दूसरा नाम रखता है और उस दूसरे नाम के आधार पर वो अपना पासपोर्ट बनाता है और उस पासपोर्ट को बनाकर वो बैंकॉक चला जाता है। विजय पलांडे अपना नाम रख लेता है दूसरा, और फिर बैंकॉक पहुंचकर वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन संतोष शेट्टी के लिए काम करने लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सब होते होते 2007 आ जाता है। यानी 1998 से 2007, इन 9 सालों के बीच विजय पलांडे सिर्फ 9 महीने जेल में रहा था और 9 महीने जेल में रहने के बाद एक पैरोल पे छूटते ही कागज़ तैयार करा के इस देश की सीमा से बाहर चला जाता है। संतोष शेट्टी के साथ काम करता है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो पैसे वाले लोग हैं उनसे वसूली के काम में अपना सहयोग देता है। कहते हैं कि विजय पलांडे यहीं नहीं रुका, बल्कि वो अक्सर लंदन, चाइना, अमेरिका, जर्मनी जाया करता था और उसने इन सभी देशों में शादियां कर रखी थीं ताकि वो जब भी इन देशों में पहुंचे वहां उसकी सेवा करने के लिए वहीं की उसकी पत्नी मौजूद हो। बहुत शातिर दिमाग अपराधी विजय पलांडे 2007 में ये फैसला करता है कि वो मुंबई वापस आएगा। सोचिए, जहां से वो फरार है। इस दौरान उसने सिर्फ एक छोटा सा काम किया था कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, अपने चेहरे को कुछ हद तक बदल लिया था और नाम नया रख लिया था। इस बीच वो मुंबई में रहने वाली एक मॉडल सिमरन सूद के भी टच में आ गया था और सिमरन सूद से वो शादी कर चुका था, क्योंकि उसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जब वो मुंबई आएगा तो यहाँ पैसे वाले अकेले लोगों को फंसाएगा, यानी जिनके पास खूब पैसा है और वो अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, तन्हा हैं या उनकी फैमिली में लोग कम हैं। इसी तैयारी के साथ 2007 में आता है विजय पलांडे मुंबई और अपनी मॉडल वाइफ सिमरन सूद के साथ एक पब्लिक प्लेस में टहल रहा होता है कि अचानक अरुण दास की लड़की की नज़र उस पर पड़ती है। अरुण दास की लड़की कौन? जिसका उसने 1998 में कत्ल कर दिया था। और वो हैरान रह जाती है। हालांकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, लेकिन उसको लगा कि ये इतना चेहरा तो उम्र बीतने के साथ भी बदल जाता है और वो पुलिस को इस बात की सूचना देती है। इमीडिएटली पुलिस आती है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है। हालांकि वो मना करता है कि वो विजय पलांडे नहीं है, वो तो कोई और है, लेकिन बाद में उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक होते हैं और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसको वापस कोल्हापुर जेल में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, कहानी यहां से और घूमना शुरू होती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे विजय पलांडे को दोबारा गिरफ्तार हुए। इन 9 सालों में वो सिर्फ 9 महीने जेल में रहा था। वो अदालत में अर्जी दाखिल करता है बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये कहता है कि मैंने अपनी सजा के 9 साल काट लिए हैं। यानी वो अदालत को गुमराह कर रहा था। वो ये कह रहा था कि वो 1998 से 2007 तक जेल में रहा है, इसलिए अब उसे जमानत दे दी जाए। उम्र कैद हुई थी, 14 साल में तो वैसे ही बाहर आ जाता। और उसकी उस अर्जी पर यकीन करते हुए अदालत उसे जमानत दे देती है।
हैरानी की बात यह है कि पुलिस की तरफ से ये बात अदालत में नहीं बताई जाती कि ये तो असल में पैरोल पर रिहा हुआ था कुछ ही महीने बाद और उसके बाद से हमें अब पकड़ में आया है, वो भी किसी और की निशानदेही पर जिनके साथ उसने अपराध किया था। खैर, अब 2007 में ये वापस खुलेआम घूमने लगता है अपनी पत्नी के साथ। इस बीच उसकी कोशिश होती है ऐसे रईस अमीर लोगों को ढूंढना जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी है लेकिन घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं या वो अकेले हैं। उसका मोडस ऑपरेंडी था ऐसे लोगों से दोस्ती करना, उनके करीब जाना, फिर उन्हें ख़त्म कर देना और उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लेना। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश उसने करण कक्कर नाम के व्यक्ति के साथ भी की। इसकी कहानी हम आगे सुनेंगे, लेकिन अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से ये पूरा का पूरा मामला पुलिस की पकड़ में आया। 2007 से अब और 5 साल बीत जाते हैं। इस दौरान विजय पलांडे खुला घूम रहा है, जमकर अपराध कर रहा है, कहीं पकड़ा नहीं जाता, शातिर है, विदेशों में भी घूमता है। और हाँ, जब उससे ज़मानत दी गई थी तो उसे कहा गया था कि आप रोज़ाना मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होंगे, लेकिन वो एक दिन भी हाजिर नहीं होता है। अब पूरा मामला शुरू होता है कि विजय पलांडे 2012 में संपर्क में आता है अनुज टिक्कू के। अनुज टिक्कू फिल्मों में छोटे मोटे कॉमेडी रोल करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिनके पिता का बड़ा अच्छा बिजनेस था दिल्ली में, लेकिन उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिल्मों में काम करना चाहते थे। इस बात को लेकर पिता और पुत्र में अनबन भी थी कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम उसे संभालो। पिता का नाम अरुण टिक्कू, बेटा अनुज टिक्कू। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको शक्ल दिख भी जाएगी और आपको जाना पहचाना चेहरा भी लगेगा। खैर, अब अनुज टिक्कू इस बात को मानता नहीं है, अड़ जाता है कि मुझे तो बम्बई में रहना है, फिल्मों में काम करना है। थक हार कर अनुज टिक्कू क्या करते हैं, अरुण टिक्कू क्या करते हैं, अनुज के पिता उसको एक 3 फ्लैट खरीद के देते हैं मुंबई के आलीशान लोखंडवाला में समर्थांगन नाम की बिल्डिंग, जहां पर 500 स्क्वायर फीट के 3 फ्लैट उनको बड़ा करके बनाया जाता है कि बेटा अब तुम यहाँ रहो और फिल्मों में काम करो, मैं दिल्ली में रहूँगा और बिजनेस पर ध्यान दूंगा। इस बीच विजय पलांडे जो खुलेआम घूम रहा था, उसकी दोस्ती हो जाती है अनुज टिक्कू से, क्योंकि अनुज टिक्कू उसके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति था, रईस था, इकलौता था और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 फ्लैट का मालिक था। और उस वक्त में 2012 की अगर हम बात करें तो उसके एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ थी और उसके पास वैसे 3 फ्लैट थे। अब कहानी ये शुरू होती है कि विजय पलांडे अपनी जर्मन वाइफ को बुलाता है और उसे उस जर्मन वाइफ को उस फ्लैट में रहने के लिए कहता है। अनुज टिक्कू से दोस्ती हो चुकी थी, अनुज मना नहीं करता। धीरे धीरे वो एक ऐसा जाल बुनता है कि उसके घर में अपने लोगों को रखना शुरू कर देता है। अनुज टिक्कू हर मामले में बेखबर रहता था, बहुत ज़्यादा यकीन करने लगा था विजय पलांडे पर, इसलिए उसकी हर बात में हाँ मिलाता है। असल में एक जाल बुना जा रहा था जिसके तहत अनुज टिक्कू के आसपास अपने लोगों को जमा किया जाए और उसे उसके पिता से दूर किया जाए और फिर एक दिन पिता पुत्र दोनों का खून कर दिया जाए और 3 फ्लैट उनके पास आ जाएं। ये होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अरुण टिक्कू एक दिन जब घर में अकेले थे तो मौका पाकर विजय पलांडे ने अपने 2 शख्स भेजे उनकी हत्या करने के लिए, जिन्हें आदेश दिया गया था कि आप चाकू से उन्हें मारेंगे और काट कर थैली में भरकर कहीं फेंक देंगे। और इसके लिए जाल भी ऐसा बुना गया था ताकि पूरा शक बेटे पर आए। जिस दिन ये होना था उस दिन विजय पलांडे सबसे पहले 2 आदमियों को वहाँ भेजता है, फिर अनुज टिक्कू को घर के नीचे बुलाता है और वो कुछ ऐसा करता है जिससे अनुज टिक्कू अपने साथ अपना फ़ोन ना लाए, क्योंकि फ़ोन लाते तो ट्रैक हो जाता। इसलिए अनुज टिक्कू अपना फ़ोन अपने घर में छोड़कर नीचे आता है। 2 शख्स ऊपर जाते हैं जहां उसके पिता हैं और अनुज टिक्कू से विजय पलांडे कहता है आओ कहीं घूम कर आते हैं, ताकि जितनी देर अनुज टिक्कू उनके साथ हो उतनी देर में उसके पिता का कत्ल हो जाए। अब ये जो 2 लोग हैं वहाँ पर जो कत्ल करने वाले हैं, ये चाकू निकालते हैं, हमला करते हैं। अरुण टिक्कू जो अनुज के पिता हैं शोर मचाते हैं, शोर सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनका कत्ल तो हो ही जाता है, उनकी जान चली जाती है। मौका वारदात से चाकू बरामद होता है।
और बाद में खोजबीन शुरू होती है उन लोगों की जो कि घर में घुसे थे। इधर क्या होता है कि अब अनुज टिक्कू गायब है। पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, पड़ोस में कत्ल हो गया है। पूरी जांच पड़ताल होती है तो ये लगता है कि भाई पिता पुत्र में अनबन रहती थी, बेटा फिल्मों में काम करना चाहता था, पिता का बिजनेस था, पिता चाहते थे वो दिल्ली आकर बिजनेस को संभाले। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि मानो पुत्र ने ही पिता का खून किया है और पुत्र गायब भी है। फिर उस फ़ोन की तलाश होती है जो कि अनुज टिक्कू को बिलोंग करता है। उस फ़ोन को जब खंगाला जाता है तो उसमें एक नंबर मिलता है करण सूद नाम के व्यक्ति का। करण सूद कौन था? करण सूद यही वो व्यक्ति था, विजय पलांडे। इसने तीसरी बार अपना नाम बदल लिया था, इस बार उसने अपना नाम करण सूद रखा था। अब ये करण सूद कौन है जिनसे अनुज टिक्कू बार बार बात करता है? उसके पिता की मौत हुई है, वो आया नहीं है। पुलिस का शक पूरी तरह से अनुज टिक्कू पर चला जाता है। ढूंढा जाता है तो पता ये चलता है कि गोवा में अनुज टिक्कू मौजूद है। पुलिस गिरफ्तार करके उसे मुंबई लाती है, साथ उसके करण सूद भी होता है। करण सूद से भी पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो कहानी ऐसी लगने लगती है कि मानो पिता पुत्र की दुश्मनी थी और पुत्र ने कुछ लोगों को हायर करके अपने पिता की हत्या करवा दी, लेकिन जब ज़्यादा पूछताछ होती है तो सच निकल कर सामने आ जाता है और उसमें पता ये चलता है कि करण सूद ने ही ये पूरा का पूरा प्लान किया है। ये केस चल ही रहा था कि उसी दौरान करण कक्कड़ का केस खुलता है। करण कक्कड़ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुंबई में था, अकेला था, प्रॉपर्टी थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। पता ये चलता है कि करण कक्कड़ के साथ भी जो हुआ वो इस करण सूद उर्फ विजय पलांडे ने ही किया था और वो भी उसी का शिकार हुआ था। दोस्तों, इस बीच एक खबर ऐसी भी आती है कि पुलिस की गिरफ्त से ये करण सूद उर्फ विजय पलांडे फरार हो जाता है। यानी 1998 में उम्र कैद की सजा पाने वाला विजय पलांडे, जो सिर्फ 9 महीने में पैरोल पर पहले फरार हो गया, फिर 9 साल बाद पकड़ा गया और उसके बाद अर्जी देकर छूट गया अदालत से ये कहकर कि मेरे तो 9 साल हो गए, मुझे ज़मानत दे दो। फिर वो एक और कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और यहाँ पुलिसिया पूछताछ के दौरान वो करीब 12 घंटे के लिए फरार हो गया। इस बार उसे मुंबई से ही पकड़ लिया गया दोबारा, लेकिन 12 घंटे तक उसने पुलिस को नचा कर रखा। पुलिस पूछताछ कर रही थी अनुज टिक्कू के दोस्त के तौर पर, उसके शक के दायरे में था और इस बीच में भी वो पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया। और न सिर्फ भाग गया बल्कि 12 घंटे तक फरार रहा और उसने इस बीच बैंकॉक भागने तक की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। बहरहाल इस समय वो जेल में है। अनुज टिक्कू को छोड़ दिया गया, पुलिस ने उसी वक्त छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई अनुज टिक्कू का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इसका तो खुद कत्ल होने वाला था गोवा में। प्लानिंग ये थी कि घर पर तो पिताजी को मार दो और गोवा ले जाकर बेटे को मार दो, ये 2 ही तो हैं इस फैमिली में, फिर तो तीनों फ्लैट हमारे हैं। ऐसा चल रहा था। दोस्तों, ये जो कहानी है ये सच्ची कहानी, कोई फिल्मी घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी बार पुलिस की गलती सामने आती है। पहला तो ये कि जब वो पैरोल पर भाग गया उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, वो दोबारा पकड़ा गया तो अदालत में बताया नहीं गया कि ये 9 साल जेल में नहीं था, वरना तो अदालत उसको ज़मानत ही नहीं देती। और ज़मानत नहीं देती तो ना तो करण कक्कड़ के साथ वो कुछ कर पाता, ना अनुज टिक्कू के साथ कुछ कर पाता। वो तो अदालत से छूटा ज़मानत पर, उसके बाद उसने ये 2 और गुनाह किए। और भी हो सकता है कई और गुनाह किए होंगे जो पकड़ में नहीं आए। बहरहाल वो अब जेल में है, उसे दोबारा उम्र कैद की सज़ा हुई है। एक बार 1998 में हुई थी और दोबारा 2012 में हुई। तो आप सोच सकते हैं कि कई बार ऐसी गलतियां होती हैं और ये सब कुछ हमारे सिस्टम में है। ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई है इसमें कुछ भी फिल्मी या नकली नहीं है। सच में उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई, सच में वो अदालत को 2 बार धोखा देकर गया। एक बार पैरोल के बहाने भाग गया, फिर अर्जी देता है मैं तो 9 साल की सज़ा काट चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर पुलिसिया पूछताछ के दौरान 12 घंटे के लिए फ़रार हो जाता है। वो खुलकर इस शहर में, मुंबई में घूमता है, रईस लोगों को पकड़ता है और उनके घरों में घुसकर उन्हें ख़त्म कर देता है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेता है। बात ये भी सामने आई थी कि उसके पास कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी गई, क्योंकि वो जिस तरह से जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा था, वो मर्सिडीज़ में घूमा करता था, वो बहुत महंगे कपड़े पहनता था, बहुत महंगी सिगरेट, बहुत महंगे
ऐशो आराम की चीज़ें उसके पास होती थीं। और जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के कई देशों में उसकी बीवियां थीं जहां वो ट्रैवल करता था और उनके साथ रुकता था। और इस काम में यहाँ हिंदुस्तान में सिमरन सूद भी उनकी मदद करती थी। सिमरन सूद तो अब बाहर है क्योंकि सिर्फ मदद की थी तो सज़ा कम हुई, लेकिन विजय पलांडे अभी भी अंदर है। तो ये कहानी है विजय पलांडे की। अनुज टिक्कू को भी शायद आपने कुछ छोटी मोटी फिल्मों में देखा होगा कॉमेडियन के तौर पर, लेकिन एक लंबे अरसे तक अनुज टिक्कू की जब मौत हुई, और माफ़ कीजिएगा, अरुण टिक्कू की जब मौत हुई अनुज के पिता की, तो अनुज का जो मानसिक संतुलन है वो खो गया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रहा था उसी ने उसके पिता की हत्या कर दी और उसकी भी हत्या करने वाला था। यानी विजय पलांडे अपनी बातों में इस हद तक लोगों को घेर लेता था कि लोगों को लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत करने वाला है। तो ऐसी चीज़ें भी दुनिया में होती हैं। किसी से भी दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचिए कि एक अनजान शख्स आपसे क्यों दोस्ती करना चाहता है। कहीं उसकी नज़र आपके पैसे, प्रॉपर्टी या किसी और ऐसी चीज़ पे तो नहीं है। ये कहानियाँ सच्ची हैं और हमें बताती हैं कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। अगर आप आगे भी इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। कोशिश करूँगा ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। और अगर आप भी स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ utreels.com पर जाइए। वहाँ मैंने स्टोरी टेलिंग के लिए कोर्स प्लान किया है, जर्नलिज़म के लिए कोर्स प्लान किया है, और मैं आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह स्टोरी टेलिंग सीखें और अपने अंदर के स्किल्स को और निखारें।